खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आहिल जायशा को कई बार कॉल कर चुका था मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो परेशानी से उठ खड़ा हुआ। मुझे जायशा के घर जाके देखना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो। वो अपने कमरे से निकला और गाड़ी स्टार्ट की। परेशानी की हालत में फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हुए वो 20 मिनट में जायशा के घर के बाहर था। वो गाड़ी से निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया और रुक गया। अगर सब खैरियत हुई और जायशा जानबूझकर मेरी कॉल का जवाब न देती हुई तो मैं अंकल आंटी को क्या बताऊंगा कि मैं रात के 12 बजे उनके घर क्या कर रहा हूँ। उसने वॉच पर टाइम देखते हुए सोचा, अब आ ही गया हूँ तो जायशा से मिलकर ही जाऊंगा। वो दरवाजे से पीछे हटा और घर में घुसने का कोई तरीका ढूंढने लगा। उसे घर एक तरफ दरख्त नजर आया। वो दरख्त के पास आया और ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बनाने लगा। उसने उस तरह का कोई काम पहले कभी नहीं किया था तो उसके लिए ये एक मुश्किल काम था। वो टहनियों को पकड़ता हुआ ऊपर चढ़ तो गया, अब आगे क्या करना है उसकी समझ से बाहर था। घर की छत के साथ जो शाख मिलती थी वो उसके वजन के मुताबिक कमजोर थी। अगर वो उस पर चलता तो मुमकिन था कि शाख टूटती और वो जमीन पर गिरता। दिल के हाथों मजबूर आहिल ने उस शाख पर चलने का फैसला किया। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठाता दूसरी टहनी को पकड़ता हुआ चल रहा था। किर्च, शाख के टूटने की आवाज आई तो आहिल ने बिना कुछ सोचे समझे छत की जानिब तेजी से कदम उठाए। शाख के मुकम्मल तौर पर टूटने से पहले आहिल ने जंप किया और छत पर जा गिरा। इस दौरान उसके हाथ पर चोट लग गई मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। वो खड़ा हुआ और उसी शाख की तरफ देखा जो अब बेजान चीज की तरह दरख्त के साथ लटक रही थी। घर की छत काफी छोटी थी, शायद घर में 2 ही कमरे थे। वो नीचे का रास्ता तलाश करता हुआ सीढ़ियों पर पहुंचा। बिना आवाज पैदा किए वो एक एक सीढ़ी उतरता हुआ घर में दाखिल हुआ। घर की लाइट साफ थी। आहिल ने परेशानी से बालों में हाथ फेरा कि अगर वो गलती से जायशा के अम्मी अब्बू के कमरे में घुस गया तो क्या होगा। फिर उसे याद आया कि आखिरी बार जब वो यहाँ आया था तो सिद्दीक साहब को कौन से वाले कमरे में लिटाया गया था। अब उसे इस कमरे में जाना था जो उसके बिल्कुल सामने था। वो दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को धकेला तो आवाज पैदा हुई। आहिल ने वहीं अपना हाथ रोका। उसने मोबाइल निकाल कर टॉर्च ऑन की और कमरे के अंदर रोशनी की। उसे जायशा बिस्तर में सोई हुई दिखी। वो आहिस्ता से दरवाजा धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और जायशा की जानिब बढ़ने लगा। उसे देखकर आहिल के अंदर तक सुकून उतर रहा था। वो जायशा के करीब बेड पर बैठ गया। सियाह अंधेरे में रोशनी जायशा के हुस्न को दुगना कर रही थी। आहिल प्यासी निगाहों से उसे देखता ही गया। उस लड़की ने कैसे आहिल को अपना इस कदर दीवाना बना लिया था आहिल को मालूम नहीं था। अपने चेहरे पर रोशनी पड़ने की वजह से जायशा की नींद में खलल पड़ा। उसने आहिस्ता से अपनी हिरनी जैसी आंखें खोली। अपने सामने किसी को बैठा देखकर जायशा के होश उड़े। इससे पहले कि वो चीखती आहिल ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा। आहिल ने सरगोशी की। जायशा को अभी भी मालूम नहीं हुआ था कि वो आहिल है क्योंकि आहिल के चेहरे पर रोशनी नहीं थी। वो मुसलसल चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तो आहिल ने लाइट अपने चेहरे की तरफ की। जायशा की मुजाहमत बंद हुई तो आहिल ने आहिस्ता से उसके होंठों से अपना हाथ अलग किया। आप इस वक्त यहाँ? वो बमुश्किल बोल पाई। हाँ, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम मेरी कॉल का जवाब जो नहीं दे रही थी। आहिल सरगोशी नुमा बोला। जायशा के दिल ने 200 की स्पीड पकड़ी। वो आहिल के कंधों पर उंगली रख के उसे पीछे करती हुई उठकर बैठी क्योंकि आहिल उस पर झुका हुआ था। उसने अपना दुपट्टा उठाकर कंधों के गिर्द लपेटा। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मेडिसिन लेकर सो गई थी। क्या हुआ तबीयत को? आहिल ने परेशानी से जायशा के माथे पर हाथ रखा। उसके लम्स पर जायशा ने अपना सांस रोका। आहिल ने उसकी इस हरकत को नोट किया और अपना हाथ पीछे किया। अभी भी हल्का सा टेम्परेचर है, आहिल बोला, मगर जायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कमरे में इतनी खामोशी थी कि वो दोनों एक दूसरे की सांस से सुन सकते थे। आहिल जायशा को देखता रहा और वो नजरें झुकाए बैठी रही। इन दोनों के दिल ने धड़कने पर मुकाबला लगा रखा था। आहिल ने नोट किया अंधेरे में उसके चेहरे पर रोशनी की वजह से उसकी आंखें
मजीद सियाह लग रही थीं। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। आप जाएं, अम्मी अब्बू उठ गए तो मसला बन जाएगा, अभी दिल नहीं भरा। आहिल बेखुदी में बोला। जी? जायशा ने हैरानगी से पूछा तो आहिल को होश आया। ओके, चलता हूँ, और मुझे बता दिया करो कि मसरूफ हो या तबीयत खराब हो तो मैं परेशान होता हूँ। जी, बता दिया करूंगी। तुम घर का दरवाजा खोल सकती हो? आप आए कहाँ से थे? जायशा हैरान हुई। बाहर जो दरख्त है उससे। क्या? आप कैसे आए उससे? जायशा ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा तो आहिल उस अदा को देखता ही रह गया। जैसे तैसे करके आ ही गया। आपको चोट तो नहीं लगी, ठीक है ना आप? तुम्हें फिक्र है मेरी? आहिल ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। जायशा खामोश रही। यहाँ चोट लगी है, उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा जहां से खून रिस रहा था। ओ, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं कुछ बांध देती हूँ उस पर, फिर आप बैंडेज करवा लेना। ओके। आहिल की नजरों का मरकज अभी तक जायशा ही थी। जायशा ने साइड टेबल से अपना रुमाल उठाया और उसके हाथ पर बांधने लगी। वह आहिल की नजरों से कंफ्यूज भी हो रही थी। हो गया, वो रुमाल बांध कर बोली। थैंक्स। आहिल मुस्कुराया। मैं आपके लिए बाहर का दरवाजा खोलती हूँ, आप चले जाएं। दिल तो नहीं कर रहा, मगर तुम कहती हो तो ठीक है। उसकी बात पर जायशा अपने दिल को संभालते हुए उठी तो साथ आहिल भी उठ गया। वो दोनों दबे पांव कमरे से बाहर निकले। जायशा ने आहिस्ता से दरवाजे का लॉक खोला, फिर दरवाजा खोलकर आहिल को जाने का इशारा किया। आहिल उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। जायशा लॉक लगाकर कमरे में आई और आहिल के बारे में सोचने लगी। आहिल दिल पे हाथ रखता हुआ गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो गया। बिलाल ने शहरोज के पाकिस्तान वाले घर का पता लगवाया। उसने अपने आदमी को फकीर के हुलिये में शहरोज के घर के आसपास उसकी जासूसी करने के लिए छोड़ा। अब जब तक उसका आदमी 4-5 दिन शहरोज के घर में आने जाने का टाइम और बाकी मालूमात हासिल करके बिलाल को नहीं बताता, तब तक बिलाल ने कोई एक्शन नहीं लेना था, क्योंकि उसे जहांगीर दादा ने शहरोज की क्वालिटीज के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। इसलिए उसे वार करने से पहले निशाना बांधना था। बिलाल अपने टास्क के बारे में सोच रहा था जब उसके आदमी वकास, जो फकीर बना है, ने बिलाल को कॉल की। हाँ वकास, क्या खबर है? भाई, उस घर के 4 अफराद हैं। शहरोज हमदानी उसका बाप और उसके दादी दादा, उनके अलावा 2 नौकर हैं। और शहरोज के बारे में कोई खबर? बिलाल ने पूछा। अभी तक तो इतना ही है कि वो सुबह 6 बजे जॉगिंग के लिए जाता है और 7:30 पर वो वापस आता है। ओके, मोहतात रहना। जी भाई। बिलाल ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल साइड पर रखा। वो उठा और घर की बैक साइड की तरफ चलने लगा। एक जगह पर खड़े होकर उसने दीवार पे लगा छोटा सा बटन दबाया तो उस जगह की जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। वो नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरता हुआ तय खाने में दाखिल हुआ। उसने लाइट ऑन की तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। एक दीवार हर किस्म की गन्स के साथ भरी हुई थी। बिलाल ने उनमें से एक गन उठाई जिसका नाम फैब्री था। वो दुनिया की मशहूर तरीन गन्स में से एक थी। जब बिलाल जहांगीर दादा के साथ काम करता था तब ये गन उसे जहांगीर दादा ने लंदन से मंगवा कर तोहफे में दी थी। उसकी कीमत 2 लाख से जायद थी। बिलाल ने पोंक से गन पर पड़ी गर्द उड़ाई और उसे खोलकर गोलियां भरने लगा। तो ये है हमारा आखिरी शिकार, सीरियल किलर बिलाल खान। खुफिया एजेंसी के बॉस अयाज असवन ने वॉल बोर्ड पे चिपकी बिलाल की तस्वीर पे सर्कल खींचते हुए अपनी टीम को बोले, ये पिछले 10 साल से जहांगीर दादा के साथ है। यूं कह लो ये उसका राइट हैंड है। हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जहांगीर दादा के खिलाफ तो सबूत इकट्ठा कर चुके हैं, मगर बिलाल खान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना आसान काम नहीं। उसके काम में इतनी सफाई होती है कि वो कब, कहां और कैसे अपना शिकार कर जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। बिलाल खान बोलता बाद में है और गन का ट्रिगर पहले दबाता है। इन 10 सालों में वो 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। उससे मुकाबला करना सांप की बल में हाथ डालने से भी ज्यादा खतरनाक है। शहरोज, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। तुमसे ज्यादा काबिल एतमाद शख्स हमारी पूरी टीम में नहीं। जल्द अज जल्द बिलाल खान का पाकिस्तान में ठिकाना ढूंढो। हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। सर, आप यूं समझिए मेरी जिंदगी का मकसद ही बिलाल खान का पर्दाफाश करना है। मैं अपने मुल्क से अज़म करता हूँ
बहुत जल्द बिलाल खान जेल की सलाखों के पीछे होगा। वेल डन, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अयाज असफन ने शाहरोज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रुखसाना, तुम्हें आहिल कैसा लगता है? सिद्दीक साहब ने पूछा। क्या मतलब कैसा लगता है? अच्छा बच्चा है, सलीका इशार है। रुखसाना ने उनको पानी के साथ दवाइयां दी तो वो उनसे मुखातिब हुए। कहीं हमारी ज़ैशा की शादी आहिल कहाँ की उम्मीद लगाए बैठे हैं आप सिद्दीक साहब। कहाँ वो अमीर खानदान का लड़का और कहाँ हम उनके नौकरों के बराबर। और वो भला क्यों करेगा हमारी ज़ैशा से शादी? उसके लिए अपनी स्टेटस की लड़कियां कम है क्या? रुखसाना बेगम सिद्दीक साहब को समझाते हुए बोली। मगर ऐसे लगता है जैसे वो हमारी ज़ैशा को पसंद करता है। तुम्हें याद है ना उस रात जब वो ज़ायशा को छोड़ने आया था? कितनी फिक्र थी उसके चेहरे पर ज़ायशा के लिए। और फिर मुझे रोड पर जख्मी हालत में देखकर कैसे अस्पताल लेकर गया। और वहां जब डॉक्टर ने पूछा कि तुम मरीज के क्या लगते हो तो उसने कहा मैं उनका बेटा हूं। सिद्दीक साहब, उसने इंसानियत के नाते ज़ायशा की और आपकी मदद कर दी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो हमसे रिश्तेदारी कर लेगा। मैं तो कहती हूँ आप अपने दिल से ये ख्याल निकाल ही दो तो अच्छा है। फिर जब उम्मीद टूटेगी तो बहुत दुख पहुंचेगा आपके दिल को। रुखसाना सिद्दीक साहब से ग्लास पकड़ते हुए बोली। मेरा तो दिल कहता है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब वो हमसे ज़ायशा की बात करेगा। सिद्दीक साहब खुद को तसल्ली देते लेट गए। आहिल मोबाइल शॉप पर गया और ज़ायशा के लिए मोबाइल देखने लगा। शॉपकीपर ने उसे बहुत से अच्छी अच्छी कंपनीज के मोबाइल दिखाए। आहिल ने आईफोन उठाया, पैक करवा के और पेमेंट की और शॉप से बाहर निकल आया। वो 12 बजे से पहले पहले ज़ायशा के कॉलेज पहुंचना चाहता था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपनी मंजिल पर पहुंचकर ब्रेक लगाई। अब उसे ज़ायशा के बाहर आने का इंतजार था। कॉलेज को छुट्टी हुई तो बहुत सी लड़कियां निकलीं, मगर इनमें अभी तक आहिल को ज़ायशा नहीं दिखी थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जब वो नजरें झुकाए गेट से बाहर आई और अपने रास्ते चलने लगी। आहिल को उसे देखकर सुकून आया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और ज़ायशा के करीब ले गया। ज़ायशा ने नजरें उठाकर आहिल की तरफ देखा। आहिल ने फ्रंट सीट का डोर खोला और ज़ायशा को बैठने का इशारा किया। वो हाथों को मसलती इधर उधर देखती गाड़ी में बैठ गई। तबीयत कैसी है अब? आहिल ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। जी बिल्कुल ठीक हूँ, हल्का सा टेम्परेचर था, खत्म हो गया है। ज़ायशा की नजर आहिल के हाथ पर पड़ी जहां अभी तक उसका रुमाल बंधा हुआ था। आपने बैंडेज नहीं करवाई हाथ पर? नहीं, जो तुमने बैंडेज किया है इससे मेरे जख्म को आराम मिलता है, वो उसकी तरफ देखकर बोला। ज़ायशा फिर से नजरें झुका गई। कुछ देर वो दोनों ही खामोश रहे। अंकल की तबीयत अब कैसी है? आहिल ने खामोशी तोड़ी। जी वो काफी बेहतर हैं पहले से, ज़ायशा बोली। वो ज़ायशा का घर पर पहुंच गए थे। रुको। ज़ायशा गाड़ी से बाहर निकलने लगी तो आहिल बोला। जी क्या हुआ? ज़ायशा ने सवालिया नजरों से देखा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो गिफ्ट पैक उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। मगर ये क्या है और किसके लिए? ज़ायशा हैरान हुई। गिफ्ट है और गिफ्ट किसी से पूछ कर नहीं दिया जाता। अब घर जाओ और इसे खोल कर देखो। ज़ायशा खामोशी से पैक पकड़े गाड़ी से बाहर निकली और घर में दाखिल हो गई। महावीरा यूनि से आके फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली कि उसके मोबाइल पर मैसेज रिंग हुआ। वो टॉवल से बाल खुश्क करती बेड के करीब आई। साइड टेबल से मोबाइल उठाया। आज वाइफ से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। बिलाल का मैसेज पढ़कर उसके होंठों पर खूबसूरत एक साइड की स्माइल आई। ओके, ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। क्या याद करोगे? महावीरा सुल्तान हूँ, जैसी बीवी मिली। उसने रिप्लाई किया और ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई। अपनी तैयारी मुकम्मल करके उसने गाड़ी की चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। वो गाड़ी लिए उसके घर से निकली तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। 20 मिनट में वो बिलाल के घर के गेट पर थी। बिलाल के आदमी ने गेट खोला। वो गाड़ी से निकलकर तेजी से अंदर भागी। उसको बचपन से ही बारिश में भीगना पसंद नहीं था। फिर वो गैलरी से गुजरती हुई व्हाइट हाउस के दरवाजे पर पहुंची। उसने देखा बिलाल हाउस के अंदरूनी दरवाजे पर पिलर के साथ टेक लगाए उसका इंतजार कर रहा है। वो बारिश से खुद को बचाती हुई बिलाल की तरफ भागने लगी। जब तक वो बिलाल तक पहुंची उसके कपड़े भीग चुके थे। बिलाल ने उसकी तरफ देखा। ब्लू शर्ट और वाइट पैंट के साथ येलो शूज पहने वो खूबसूरत लग रही थी। तुम्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं? बिलाल ने महावीरा से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे बारिश। महावीरा ने बारिश की तरफ घूरती नजरों से देखा। मगर आज अच्छी लगेगी, बिलाल बोला तो माहा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा।
अगले ही लम्हे बिलाल ने माहा को बाहों में भरा और बारिश में आकर खड़ा हो गया। बिलाल प्लीज ऐसे नहीं करो, मुझे नहीं पसंद बारिश में भीगना, महावीरा इल्तिजाइया बोली। बारिश में भीगना मुझे भी नहीं पसंद, मगर तुम्हारे साथ भीगना अच्छा लग रहा है, बिलाल ने कहा तो माहा उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम मेरे साथ इस बारिश को यादगार बनाओगी? बिलाल ने प्यार भरे लहजे में पूछा। महावीरा पहले तो उसकी तरफ देखती रही, फिर उसकी गर्दन में बाजुओं का घेरा तंग करते हुए हाँ में सर हिलाया। बिलाल मुस्कुराया और बारिश में घूमने लगा। महावीरा बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। माहा के चेहरे पर बारिश की गिरती बूंदें उसे गुदगुदा रही थीं। बिलाल ने उसे नीचे उतारा और उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाया। महावीरा ने आईब्रो उचका कर पूछा, क्या बात है, मेरे साथ डांस करोगी माय वाइफ? महावीरा मुस्कुराने लगी। हाँ करूंगी, कहते हुए उसने बिलाल के हाथ में अपना हाथ दिया। अब वो दोनों बारिश की टिप टिप करती बूंदों के साज में कपल डांस कर रहे थे। माहा कभी हंसती और कभी बिलाल की तरफ देखने लगती। बिलाल को उसका ये अंदाज भा रहा था। आज वो उसे मामूल से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। माहा को भी खबर ना हुई वो कब बिलाल को चाहने लगी। शायद निकाह के दो बोल में ताकत ही इतनी होती है कि ना चाहते हुए भी शौहर और बीवी के दरमियान प्यार का बंधन बंध ही जाता है। वो पीछे हटा और माहा का हाथ पकड़े नदी की तरफ चलने लगा। महावीरा खामोशी से उसके साथ चलती रही। नदी की एक साइड वो दोनों कुछ सीढ़ियां उतरते हुए पानी में आ गए। इन दोनों के अलावा यहाँ रंग बिरंगी छोटी मछलियां भी रक्स कर रही थी। महावीरा को यह मंजर खूबसूरत लग रहा था। तुम्हें स्विमिंग आती है? बिलाल ने माहा से पूछा। महावीरा सुल्तान हो, हर चीज में एक्सपर्ट हूं, वो कहती हुई नदी के गहरे हिस्से की जानिब पानी में डूब गई। बिलाल उसकी बात पर मुस्कुराया। मसनूई नदी होने की वजह से उसका पानी इतना शफाफ था कि अंदर ही एक एक चीज आसानी से नजर आ सकती थी। बिलाल माहा के पीछे हो लिया। अब वो दोनों पानी के अंदर थे। बिलाल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पकड़े और खुद के करीब किया। महावीरा की नजर उनके कुछ फासले पर ऑरेंज कलर की दो मछलियों पर पड़ी। वो एक दूसरे के मुंह से मुंह लगाए तैर रही थीं। बिलाल ने माहा की नजरों का मरकज नोट किया तो मछलियों की तरफ देखा। महावीरा सांस लेने के लिए ऊपर जाने लगी कि बिलाल ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया। माहा हैरान हुई। उसने ऊपर जाने की कोशिश की जो फिर से बिलाल ने नाकाम कर दी। माहा के लिए पानी में रुकना नामुमकिन हो गया था। बिलाल माहा के करीब आया और अपनी सांसें उसके अंदर उतारने लगा। महावीरा की आंखें खुद ब खुद बंद हुईं। बिलाल ने उसकी कमर के गिर्द घेरा तंग किया तो माहा ने उसकी गर्दन में बाजू डाल लिए। जब बिलाल का सांस खत्म हुआ तो वो माहा से अलग होकर उसे पकड़े ऊपर की जानिब तैरने लगा। चेहरा बाहर निकालकर दोनों ही तेज तेज सांसें लेने लगे। बिलाल खुमार भरी नजरों से माहा को देखने लगा तो माहा ने भी उसकी तरफ देखा। आंखों से दिल की तारें चाट हुईं। उसने माहा को फिर से बाजुओं में भरा और बाहर निकल आया। अब उसका रुख अंदर की जानिब था। वह चलता हुआ उसके कमरे में पहुंचा जो उसने अपने और माहा के लिए सेट करवाया था। उसने बेड के करीब माहा को उतारा और दरवाजे को लॉक लगाने के लिए मुड़ा। माहा ने उसे देखा और खामोश रही। अब वो उसके करीब आया और पेशानी पर आते छोटे गीले बालों को हटाने लगा। उसने माहा की पेशानी पर बोसा दिया तो माहा ने आंखें बंद की। अब वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने होंठों से छू रहा था। माहा के दिल की धड़कन तेज हुई तो वो बिलाल के सीने से लग गई। बिलाल ने उसकी कमर के गिर्द बाजुओं की बाड़ की। बंद कमरे में प्यार के दो पंछी एक दूसरे का लिबास बने तो बाहर बारिश शोर मचाकर चैम मगोइयां करने लगी।